नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और हम लगातार इसके माध्यम से आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, अपने अपनों को सुरक्षित रखना है और देश को सुरक्षित रखना है, तो इस कोरोना से लड़ाई में मास्क ही इकलौता हथियार है। बात चक्रवाती तूफान यास की 24 घंटे में ओडिशा के तट से टकरा ही सकता है। इससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 109 टीमें प्रभावित राज्यों में तैनात की गई। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 42 और ओडिशा में 44 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों से समुद्र से दूर रहने की सलाह भी दी गई। ओडिशा और बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। यूपी के उन्नाव में एक सब्जी बेचने वाले की मौत के मामले में आरोपी एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 पुलिस वालों की तलाश की जा रही है। 21 मई को हुई इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वाले सब्जी बेचने वाले फैसल को ले जाते हुए दिखे। वीडियो में दिखा कि एक पुलिस वाला बाइक पर बैठा रहा और दूसरा पुलिस वाला फैसल को उसके पास लेकर आया। विजय चौधरी नाम के सिपाही ने उसे पहले थप्पड़ मारे और फिर दोनों पुलिस वाले फैसल को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गए। बाद में सब्जी बेचने वाले की मौत की खबर आई। घटना के वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया। फैसल की मौत के मामले में 3 पुलिस वालों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना क्राइम ब्रांच को दी गई है। जिले के डीएम और एसपी रविवार की शाम बड़े सुरक्षा घेरे में फैसल के परिवार से मिलने पहुंचे। अधिकारियों ने परिवार को निष्पक्ष जांच और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। फैसल के परिवार की मांग है कि आरोपी पुलिस वालों को फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे भैया को 10 मिनट में मार दिया और वो तो 3 दिन से फरार है। घटना के सीसीटीवी वीडियो में फैसल को थप्पड़ मारता दिख रहा विजय चौधरी अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे एसओजी की टीम ने यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान के टोंक से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक ट्रैक्टर ने 60 साल के बुजुर्ग को रौंद दिया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। यह हादसा ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर की वजह से हुआ, जिसमें सड़क किनारे बैठे उस बुजुर्ग की जान चली गई। हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा दिखाई दिया और उसके सामने थोड़ी ही दूर पर 3 लोग बैठकर बातें करते नजर आए। तभी ट्रक भी वहां पर आ गया और मुड़ने के दौरान उसने वहां खड़े ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद वो ट्रैक्टर अचानक तेजी से आगे की तरफ बढ़ा और वहां बैठे बुजुर्ग को रौंदता हुआ आगे चला गया। इस दौरान वहां बैठे बाकी 2 लोगों की नजर वक्त रहते उस ट्रैक्टर पर चली गई, जिससे उनकी जान बच गई। बताया गया कि ट्रक से टक्कर होने के बाद ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। 1 साल पहले अम्फन तूफान की मार झेलने वाले बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सामने अब यास तूफान का सामना करने की चुनौती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अम्फन की ही तरह यास तूफान भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए तैयारियों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। एनडीआरएफ की कई टीमें अभी से पूरी तैयारी के साथ ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में भेजी जा चुकी हैं। इन टीमों के पास रबर की बोट के अलावा पेड़ काटने की मशीनें, टॉर्च, रेडियो सेट और राहत के काम में इस्तेमाल होने वाला हर उपकरण मौजूद है। बंगाल की खाड़ी में भी तूफान की रफ्तार कम है, लेकिन मौसम विभाग को इसके खतरनाक होने का अनुमान है। We are expecting it will be going to be very severe cyclone storm by 25th. बंगाल की खाड़ी से लगने वाले ओडिशा के 4 जिलों में तूफान का असर सबसे ज्यादा हो सकता है। Particularly Jagatsinghpur, Kendrapada, Bhadrak, Baleswar. The wind speed will be around 150 to 160, gusting up to 180 during the landfall process. इसीलिए समंदर के पास के जिलों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया। सरकारी एजेंसियां लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों से घर खाली करने की अपील कर रही हैं। इसके अलावा बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मछुआरों के भी समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान यास 26 मई को तट से टकरा सकता है। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पारादीप के बीच तूफान के टकराने का अनुमान है। तूफान का असर कल से ही देखने का अनुमान है, इसलिए एहतियातन रेलवे ने 24, 25 और 26 मई की कई ट्रेनें रद्द कर दी। अनुमान के मुताबिक ओडिशा और आंध्र के कुछ जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगेंगी। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा नौसेना के 4 जहाज भी अलर्ट पर रखे गए हैं। तीनों राज्यों के सामने बड़ी चुनौती लाखों लोगों को तूफान के आने से पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसकी वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। गद्दा फैक्ट्री होने की वजह से आग ने पल भर में वहां भयंकर रूप ले लिया, जिसकी गवाही कई फीट ऊपर उठ रही ये लपटें देती नजर आई। फैक्ट्री के अंदर से निकल रही आग की खतरनाक लपटें और काले घने धुएं ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। कुछ लोग तो डर के मारे पास की सड़क से आगे जाने की ही हिम्मत नहीं जुटा पाए और वो बीच रास्ते से ही पीछे लौट आए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी कई गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। बताया गया कि फैक्ट्री के मालिक को इस हादसे से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारी समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए थे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार ने टीका अभियान पर नया प्लान तैयार किया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि इस प्लान के तहत 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के माता पिता को टीका लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत राज्य के हर जिले में स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे, जहां पर इन बच्चों के माता पिता को पहले कोरोना का टीका लगाया जाएगा, ताकि बच्चों और उनके घर वालों को इस महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। वहीं हर जिले में बच्चों के लिए अलग वार्ड बनेगा, जहां 20 से 25 बेड बच्चों के लिए होंगे। साथ ही बच्चों के लिए अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सरकार करेगी। और इसके अलावा सरकार ने लखनऊ पीजीआई के डायरेक्टर की अगुवाई में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई है, जो हालात पर नजर रखेगी। दिल्ली और पंजाब ने अमेरिकी कंपनी से वैक्सीन लेने में परेशानी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया गया कि वैक्सीन की कमी की वजह से दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों को फिलहाल टीका लगना बंद हो गया। इस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के लिए विदेशी कंपनियों से भी बात की गई, जिन्होंने राज्य के बजाय केंद्र को वैक्सीन देने की बात कही। मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की तरफ से पंजाब को वैक्सीन देने से मना करने पर सियासी घमासान तेज हो गया। पंजाब सरकार ने बताया कि जब उसने सीधे अमेरिकी कंपनी से वैक्सीन खरीदने की कोशिश की, तो कंपनी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो वैक्सीन की सप्लाई सीधे केंद्र सरकार को ही करेगी। पंजाब सरकार ने वैक्सीन के लिए इस तरह की शर्त पर कड़ा एतराज जताया। वर्ल्ड की मार्केट में इस वेले अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की, तो उनको आप इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर अकाली दल ने पंजाब सरकार पर तंज कसा। चिट्ठी लिख दी जाती है, मीडिया को जारी कर दी जाती है, न्यूज बन जाती है, तो अपनी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर कैबिनेट ने कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिका दौरे पर पहुंच गए। वो वहां 28 मई तक रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी नेताओं के अलावा यूएन महासचिव समेत कई हस्तियों से होगी। चर्चा है कि जयशंकर की वहां कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। नवी मुंबई की यश पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी में 26 बिस्तरों का एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया। इसमें 10 आईसीयू बिस्तर हैं, साथ ही 16 बिस्तर वेंटिलेटर से जुड़े हुए हैं। इस कोविड केयर सेंटर में इसी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों का इलाज किया जाएगा। हमारे ये जो सोसाइटी है, दिस इज लाइक अ फैमिली। दिल्ली में विश्व चैंपियन पावर लिफ्टर गौरव शर्मा ने कोरोना संकट के बीच एक पहल की। उन्होंने चांदनी चौक में 1000 जरूरतमंदों को खाना खिलाने का अभियान शुरू किया। गौरव शर्मा चांदनी चौक के ही हनुमान मंदिर में महंत भी हैं। पिछले 15 दिन से मेरी कंटिन्यूसली ये सेवा चल रही है। कोरोना की मार झेल रहे जम्मू के टैक्सी ड्राइवरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। इनकी रोजी रोटी वहां आने वाले सैलानियों के भरोसे थी, लेकिन कोरोना ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर की कमर तोड़ कर रख दी है। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर पड़ा है। खास करके टैक्सी चालकों की समय हालत बहुत बुरी है। टैक्सी चलाने वालों ने बताया कि उन्हें कई दिन तक एक भी यात्री नहीं मिलता, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो गया। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई हमें सवारी नहीं मिलती है। मुंबई के चैम्बूर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां बीच सड़क पर एक चलती टैक्सी में अचानक आग लग गई। बताया गया शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद पूरी टैक्सी आग की भीषण लपटों में घिर गई। कुछ ही पलों में आग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिससे पास खड़ी कई दूसरी गाड़ियों पर भी खतरा मंडराने लगा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद वहां दमकल के कर्मचारी भी पहुंच गए। इस दौरान टैक्सी के अंदर से धमाके की आवाज भी आती सुनाई दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने बिना देरी किए आग पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी।
इस हादसे में टैक्सी पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया गया कि गाड़ी में मौजूद ड्राइवर वक्त रहते बाहर निकल आया था, जिससे उसकी जान बच गई। रूस के मॉस्को से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक एयर शो के दौरान 52 साल की एक पायलट का करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। वैसे तो इस खास कार्यक्रम में एरोबेटिक टीम ने छोटे विमानों और हेलीकॉप्टर पर तरह तरह के स्टंट दिखाए, लेकिन सबसे ज्यादा वाहवाही इस महिला पायलट ने ही बटोरी, जिसका लाल रंग का छोटा विमान टेक ऑफ करने के साथ ही हवा में कलाबाजी खाता नजर आया। आसमान में तेज रफ्तार से उड़ते हवाई जहाज को नीचे खड़े दर्शक टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ देर हवा में करतब दिखाने के बाद यह हवाई जहाज सही सलामत लैंड कर गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी पायलट स्वेतलाना कापानीना का तालियों से स्वागत किया। स्वेतलाना रूस में मौजूद गिनी चुनी महिला पायलट में एक हैं। वहीं इस एविएशन फेस्टिवल में कई पुराने हवाई जहाजों ने भी करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। दर्शकों के लिए यह नजारा बेहद अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लगी। बताया गया कि उसका एक टायर फटने से वो पलट गया। टैंकर में केमिकल भरा होने की वजह से वो तेजी से फैलती चली गई। यह आग इतनी भीषण थी कि उसने टैंकर के आसपास मौजूद कुछ पेड़ पौधों को भी अपनी जद में ले लिया। वहां से ऊंची ऊंची लपटें काफी देर तक उठती रहीं। धुआं इलाके में फैल गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंची। मौके पे कोई जनहानि तो नहीं है और अभी जो टैंकर चालक थे वो मिले नहीं। पुलिस वालों ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला तो दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया। जब तक आग बुझ पाई तब तक टैंकर आग में जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। आम इंसान के अंतरिक्ष की सैर करने का सपना अपनी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच गया। अमेरिका की स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसक्राफ्ट ने न्यू मैक्सिको से 2 पायलटों के साथ सफल टेस्ट उड़ान भरी, जिसके लिए स्पेसक्राफ्ट को वर्जिन गैलेक्टिक के ही एक जहाज से आसमान में करीब 44,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया और वहां से स्पेसक्राफ्ट नीचे छोड़ दिया गया। स्पेसक्राफ्ट ने आवाज की रफ्तार से 3 गुना से ज्यादा रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते वो अंतरिक्ष को छूकर वापस पृथ्वी पर आ गया। बताया गया कि स्पेसक्राफ्ट में 6 यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन मजेदार बात यह कि अब तक इसे लाइसेंस तक नहीं मिला है और इससे पहले ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी समेत लगभग 600 लोग इससे अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए टिकट भी बुक करा चुके हैं, जिनमें एक टिकट की कीमत ही लगभग 2 करोड़ रुपए तक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मकानों के बढ़ते किराए ने लोगों का पारा ऐसा चढ़ाया कि वो काम धंधा छोड़कर सड़कों पर उतर आए। असल में बर्लिन की राज्य सरकार ने पिछले साल वहां अधिकतम किराए की सीमा तय कर दी थी, लेकिन हाल ही में जर्मनी की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिस पर लोग भड़क गए और उन्होंने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। साइकिलों पर सवार लोग अपने अपने घरों से निकलकर शहर की एक मुख्य जगह पर इकट्ठा हो गए और सस्ते किराए की मांग उठाने लगे। हाथों में झंडे बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई कि एक तो नए मकान बनाए जाएं और उनका किराया भी इतना हो जिसे लोग आसानी से चुका सकें। लेकिन इसके लिए सिर्फ सड़कों पर ही लोगों का जमावड़ा नजर नहीं आया, बल्कि कुछ तो नहरों पर नावों पर सवार होकर भी प्रदर्शन का हिस्सा बने। कोरोना के बाद कई राज्यों में अब ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने घर घर जाकर सर्वे करने का फैसला लिया है ताकि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में बीमारी के लक्षणों की जांच हो सके, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खुद स्वास्थ्य कर्मियों के साथ घर घर पहुंचते देखे गए। 700 से ज़्यादा मामला आ चुके हैं, लेकिन उससे बड़ी चिंता ये है कि जो कोरोना से ठीक हुए और कितने मरीज हैं, इसके लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। अधिकारियों की कोशिश है कि अगर किसी मरीज में बीमारी के लक्षण दिखें तो उसे वक्त रहते इलाज दिया जा सके। यहाँ पर जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए जिससे कि म्यूकरमाइकोसिस के जो अचानक केस बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लग सके। सर्वे के दौरान उन मरीजों की भी मदद की जा रही है जो घर में रहते हुए ही कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। पेशेंट को गाइड करते हैं, अगर उनका पॉजिटिव केसेस है तो उनको भी प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। सरकार का अनुमान है कि इस सर्वे के जरिए उन लोगों की पहचान हो पाएगी जो ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर जनाजे में जुटे 100 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वहां रोक के बावजूद एक मुस्लिम धर्मगुरु के जनाजे में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और जनाजे को कंधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। महामारी से बचाव के लिए लगाई गई पाबंदियों का उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं रखा। कोरोना के सारे नियम कायदे भुला दिए गए। भीड़ इतनी जमा हो गई कि उनमें कंधा देने की होड़ सी मच गई और जब नियम टूटने लगे तो प्रशासन ने उन्हें आगाह भी किया। जिन्होंने जनाजे को हाथ लगा दिया वो वापस अपने घरों में चले जाए।
इस अपील के बाद कुछ लोग तो रुक गए, लेकिन बाकी बहुत से लोगों ने इसकी परवाह नहीं की और कोरोना नियमों को ताक पर रखकर जनाजे के साथ चलते रहे। प्रशासन की तरफ से उनको अनाउंस किया गया है और इसके बावजूद भी नहीं माने हैं लोग, उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान वहां कुछ महिलाएं भी दिखीं जो अपने धर्मगुरु की अंतिम विदाई को देखने के लिए घरों से बाहर निकल आईं। खबर है कि हत्या के आरोप में घिरे पहलवान सुशील कुमार को अपनी रेलवे की नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि उत्तर रेलवे ने ग्रुप बी अधिकारी के तहत तैनात सुशील कुमार को सस्पेंड करने की तैयारी कर ली है। उन्हें डेप्यूटी चीफ जनरल कमर्शियल मैनेजर के पद पर रेलवे में नौकरी मिली थी, लेकिन वो इन दिनों डेपुटेशन पर दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे हैं और जब सुशील की गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली सरकार ने FIR की कॉपी रेलवे को सौंपी, जिसके बाद माना जा रहा है कि रेलवे बोर्ड जल्द ही उन पर कार्रवाई कर सकता है। रेलवे का नियम है कि ऐसे किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी के 48 घंटे के बाद ही उसे सस्पेंड किया जा सकता है। हरियाणा में संजीवनी परियोजना की शुरुआत हुई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन करनाल में संजीवनी परियोजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए गांवों में कोरोना के लक्षण वाले लोगों की जांच और इलाज उनके घरों पर ही किया जाएगा। अब कोविड गांव में जब फैलना शुरू हुआ तभी विचार आया कि हमको हर घर में जाकर के लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यूपी के प्रयागराज की नैनी जेल में कोरोना के नियम सख्त कर दिए गए। अब वहां कैदियों को बाहर की चीजें नहीं मिलेंगी। इस जेल में अब तक 17,000 कैदियों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें 531 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मुंबई में आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए बीजेपी ने एक अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए बीजेपी ने उन पर कोरोना से जूझ रहे मुंबई के लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया। आदित्य ठाकरे उपनगर में दिखाओ और 18 से 44 के लिए मुफ्त लस पाओ, ये योजना आज से मैंने चालू की है। इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई और उसने बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए कि किसको दिखाओ और फिर ये वैक्सीन ले जाओ, वो सारा वैक्सीन आपने कहीं छुपा के रखा है। और बड़ी खबर आ रही है, मेहुल चौकसी एंटीगुआ में लापता हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, बताया गया कि वो एक रेस्टोरेंट से लापता हुए हैं। उस पर 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का गबन का आरोप लगा हुआ है। और ऐसे में जो जानकारी अब मिल रही है कि एंटीगुआ में वो लापता हुआ है और ये बताया जा रहा है कि वो एक रेस्टोरेंट से लापता हुआ है। उस पर 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए के गबन का आरोप है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मेहुल चौकसी से जुड़ी हुई। मेहुल चौकसी एंटीगुआ में लापता हुआ है। लापता वो उस वक्त हुआ जब वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद था और उसी रेस्टोरेंट से ही उसके लापता होने की खबर सामने आई। अब उसकी तलाश जारी है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। नीरज, बिल्कुल, कल रात को वो गए थे डिनर के लिए और उसके बाद वहां उनको उनके लापता होने की सूचना परिवार वालों ने शिकायत की है पुलिस से। एंटीगुआ पुलिस उनकी तलाश में, और ये एंटीगुआ का दक्षिणी हिस्सा है जहां एक बड़े रेस्टोरेंट में, बहुत नामी रेस्टोरेंट में वो रात्रि भोज करने गए थे। और दूसरी खास बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आ रही है कि उनके वकील ने इस बात की पुष्टि की है कि वो लापता है और एंटीगुआ की पुलिस उनकी खोजबीन के लिए खोज कर रही है। और दूसरी अहम बात की, एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता तो उन्होंने बहुत पहले ले ली थी, आज से 3-4 साल पहले, लेकिन भारत में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। तो इसलिए भारत की भी नजर है, लेकिन उनके परिवार के लोगों की चिंताएं बढ़ गई है क्योंकि कल से वो अपने घर नहीं लौटे हैं जब डिनर पे गए थे। जी, कोरोना के कहर के बावजूद देश के कई राज्यों में शादी समारोह में नियमों की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं और इस महामारी के खतरे के बावजूद लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करने से नहीं चूक रहे हैं। जिसकी एक तस्वीर गुजरात के पंचमहाल से सामने आई, जिसमें एक बारात में शामिल लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। कोरोना से बेपरवाह लोग जमकर डीजे की बजाई धुन पर थिरकते नजर आए। मस्ती के माहौल में ये लोग महामारी को बिल्कुल भूल गए। न तो किसी ने मास्क लगाना जरूरी समझा, न ही जरूरी दूरी के नियम का ही पालन किया गया। दूल्हा भी मस्ती में थिरकता दिखाई दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आई। हालांकि ये बाराती पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने सबको मुर्गा बना दिया। ये बारात लेकर निकले तो थे दुल्हन लाने के लिए, लेकिन इन्हें बीच सड़क पर मेंढक दौड़ लगानी पड़ी। बताया गया कि ये बाराती उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर से आए थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने सभी को बैरंग वापस कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना का टीका लगाने के लिए पहुंची एक टीम पर हमला हो गया।
बताया गया कि झूठी अफवाहों की वजह से गांव वालों ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें समझाने पहुंची तो गांव वालों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने टीम पर ही हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां से भागती नजर आई। हो गया, लग गई। इससे पहले इलाके की तहसीलदार और टीम में शामिल दूसरे लोग गांव वालों को वैक्सीन के फायदे बताते नजर आए। इस दौरान लोगों को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। लोगों ने टीका लगवाने से साफ इनकार कर दिया। टीका नहीं लगवा के मर जाएगा तो ऐसे ही मर जाएगा, लेकिन टीका नहीं लगवा के। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और तभी किसी ने टीम में शामिल एक आदमी के सिर पर लाठी मार दी। 100-150 लोगों की हथियारबंद भीड़ आई और हमारी टीम पे हमला कर दिया। बाद में पुलिस भी वहां पहुंची और आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर वहां के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में जुर्माना लगाया। वो अपने समर्थकों को जुटाकर जगह जगह बाइक रैलियां कर रहे थे और ऐसे ही एक बाइक रैली का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भी हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक अपनी अपनी बाइक पर सवार दिखे। इस दौरान वहां की सड़कों पर रैली में शिरकत करने वाले लोगों का जमघट लगा नजर आया। बाइक पर सवार लोगों की भीड़ इस कदर थी कि लग रहा था सड़क पर चींटियां रेंग रही हों। न मास्क का कोई नामो निशान, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। सिर पर हेलमेट पहने, हाथ में ब्राजील का झंडा थामे, कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ते ये बाइक सवार बेहद जोश में नजर आए। इस दौरान अपने साथियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे दर्शक भी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर सड़क किनारे खड़े काफी उत्साहित दिखे। हैरानी की बात यह कि ये नजारा तब देखने को मिल रहा है जब कोरोना से हुई सबसे ज्यादा मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील ही दूसरे नंबर पर है, जिसकी वजह से वहां कई राज्यों में किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। लेकिन वहां तो खुद देश के राष्ट्रपति बोल्सोनारो न सिर्फ बाइक रैलियों की अगुवाई कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो लोगों को आजादी से घूमने की छूट दे रखी है। चीन के गंशू प्रांत में एक मैराथन के दौरान मौसम ने ऐसा विकराल रूप लिया कि रेस में हिस्सा ले रहे 21 लोगों की मौत हो गई। 100 किलोमीटर लंबी ये मैराथन चीन के किसी शहर की सड़कों पर नहीं, बल्कि उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में थी, जिसकी शुरुआत तो शानदार रही। स्टार्टिंग पॉइंट से 172 लोग पूरे जोश के साथ मैराथन में हिस्सा लेने के लिए दौड़ पड़े। आत्मविश्वास से भरपूर धावकों ने हाथ लहराते हुए अपने इरादे भी जता दिए। दौड़ते दौड़ते उन्होंने कई किलोमीटर का रास्ता भी तय कर लिया, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वो इस रेस की फिनिशिंग लाइन पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि जोरदार बारिश के साथ ओलों और तेज हवाओं ने धावकों को चारों खाने चित कर दिया। और जहां वो दौड़ लगा रहे थे वहां से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए फिर बचाव कर्मी भाग दौड़ करते नजर आए। रात के अंधेरे में वो लोगों की तलाश में पहाड़ों का एक एक कोना छानते नजर आए। बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 1200 से ज्यादा बचाव कर्मियों को काम पर लगाया गया, लेकिन कड़ाके की ठंड ने उनकी हालत भी खराब कर दी। हालांकि फिर भी वो एक एक जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक करते दिखे। कई लोगों को उन्होंने सुरक्षित ढूंढ भी निकाला। दिन से रात और रात से अगली सुबह भी हो गई, लेकिन बचाव कर्मियों का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि सुबह तो चीन की सेना के हेलीकॉप्टर भी मोर्चे पर लगे नजर आए और लगभग 24 घंटों बाद बचाव अभियान पूरा हुआ। सीबीआई के नए प्रमुख की नियुक्ति को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, चीफ जस्टिस एनवी रामना, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। खबर है कि इस बैठक में 3 नामों सीआईएसएफ के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल, एसएसबी के डीजी राजेश चंद्रा और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव बीएसके कुमोदी के नाम पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक में क्या तय हुआ, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को सैनिटाइज करने के अभियान की शुरुआत की गई। शहरों के साथ राज्य के कई गांवों में भी ये महामारी पैर पसार चुकी है, जिसे दूर करने के लिए सरकार गांवों को सैनिटाइज करने में जुट गई है। इसकी शुरुआत गाजियाबाद जिले से हुई, जहां केंद्रीय मंत्री और इलाके के सांसद वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दमकल की कई गाड़ियों को रवाना किया। दमकल की इन गाड़ियों के जरिए ही सभी इलाकों में केमिकल का छिड़काव किया जाएगा, ताकि कोरोना समेत दूसरे कीटाणुओं को भी खात्मा किया जा सके। तीसरी वेव के आने से पहले एक बार सब जगह, सब गांवों के अंदर एक बार सैनिटाइजेशन हो जाए। खबर है कि छिड़काव के लिए तैयार किए गए केमिकल को राज्य के डॉक्टरों और नगर निगम ने मिलकर बनाया है। 1 साल का जो अनुभव है उसको लेकर ब्लैक फंगस और कोविड का मुकाबला करने की तैयारी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो रही है। गाजियाबाद के 161 गांवों से इस अभियान की शुरुआत के बाद जल्द ही प्रदेश के बाकी जिलों में भी ये मुहिम चलाई जाएगी।
बिहार के लखीसराय से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी ने अपने पति की जमकर पिटाई की। बताया गया वो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर दुल्हन के साथ अपने घर पहुंचा, जहां पहले से मौजूद पत्नी ने उसे दूसरी महिला के साथ देखकर पीटना शुरू किया। उसे देख वहां भीड़ जमा हो गई। उस आदमी की पत्नी ने उसे खूब मुक्के मारे, उसके बाल खींचकर भी अपना गुस्सा निकाला। यही नहीं, उसने अपने भाइयों को भी वहां बुला लिया, जिसके बाद उस आदमी की दूसरी पत्नी के हाथों भी झाड़ू से पिटवाया गया। बताया गया खुद को कुंवारा बताकर उसने शादी रचा ली, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी दूसरी पत्नी भी शादी तोड़कर अपने घर चली गई। इटली के स्ट्रेसा में हुए केबल कार हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि पहाड़ की चोटी पर जाते वक्त केबल कार टूटकर नीचे गिर गई और पहाड़ी की ढलान से लुढ़कते हुए पेड़ों से टकरा गई। सामने आई तस्वीरों में बचाव कर्मी वहां राहत के अभियान में जुटे दिखाई दिए। काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से केबल कार पूरी तरह बर्बाद हो गई और उसमें सवार 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में बचाव का काम शुरू किया गया। केबल कार में फंसे लोगों को निकालने के साथ लापता लोगों की तलाश शुरू की गई। इस काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश भी दे दिए गए। चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के फैलने की चर्चा फिर से तेज हो गई है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि चीन के वुहान की जिस लैब से कोरोना के फैलने का शक जताया जाता है, उस लैब में 3 कर्मचारी नवंबर 2019 में ही बीमार पड़ गए थे और अखबार का दावा है कि उन तीनों में कोरोना के लक्षण मौजूद थे। वुहान लैब के उन बीमार कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये घटना उस वक्त की है जब दुनिया को कोरोना के बारे में जानकारी ही नहीं थी। फिर 2019 के नवंबर महीने के बाद ही धीरे धीरे दुनिया को कोरोना महामारी के बारे में पता चलने लगा था। यानी अमेरिकी अखबार में छपी इस खबर के बाद एक बार फिर इस आशंका ने जोर पकड़ लिया कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही फैला। हालांकि वुहान के लैब के डायरेक्टर ने अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट को झूठ बताया। दिल्ली और पंजाब ने अमेरिकी कंपनी से वैक्सीन लेने में परेशानी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया गया कि वैक्सीन की कमी की वजह से दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों को फिलहाल टीका लगना बंद हो गया। इस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के लिए विदेशी कंपनियों से भी बात की गई, जिन्होंने राज्य के बजाय केंद्र को वैक्सीन देने की बात कही। मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की तरफ से पंजाब को वैक्सीन देने से मना करने पर सियासी घमासान तेज हो गया। पंजाब सरकार ने बताया कि जब उसने सीधे अमेरिकी कंपनी से वैक्सीन खरीदने की कोशिश की तो कंपनी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो वैक्सीन की सप्लाई सीधे केंद्र सरकार को ही करेगी। पंजाब सरकार ने वैक्सीन के लिए इस तरह की शर्त पर कड़ा एतराज जताया। वर्ल्ड की मार्केट में इस वेले अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की, तो उनको आप इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर अकाली दल ने पंजाब सरकार पर तंज कसा। चिट्ठी लिख दी जाती है, मीडिया को जारी कर दी जाती है, न्यूज बन जाती है, तो अपनी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर कैबिनेट ने कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिका दौरे पर पहुंच गए। वो वहां 28 मई तक रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी नेताओं के अलावा यूएन महासचिव समेत कई हस्तियों से होगी। चर्चा है कि जयशंकर की वहां कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। नवी मुंबई की यश पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी में 26 बिस्तरों का एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया। इसमें 10 आईसीयू बिस्तर हैं, साथ ही 16 बिस्तर वेंटिलेटर से जुड़े हुए हैं। इस कोविड केयर सेंटर में इसी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों का इलाज किया जाएगा। ये जो सोसाइटी है, दिस इज लाइक अ फैमिली। दिल्ली में विश्व चैंपियन पावर लिफ्टर गौरव शर्मा ने कोरोना संकट के बीच एक पहल की। उन्होंने चांदनी चौक में 1000 जरूरतमंदों को खाना खिलाने का अभियान शुरू किया। गौरव शर्मा चांदनी चौक के ही हनुमान मंदिर में महंत भी हैं। पिछले 15 दिन से मेरी कंटिन्यूसली ये सेवा चल रही है। कोरोना की मार झेल रहे जम्मू के टैक्सी ड्राइवरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। इनकी रोजी रोटी वहां आने वाले सैलानियों के भरोसे थी, लेकिन कोरोना ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर की कमर तोड़ कर रख दी है। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर पड़ा है।
खास करके टैक्सी चालकों की समय हालत बहुत बुरी है। टैक्सी चलाने वालों ने बताया कि उन्हें कई दिन तक एक भी यात्री नहीं मिलता, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो गया। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई हमें सवारी नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश के एटा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में आरोपी डांस करने के दौरान खुलेआम फायरिंग करता दिखाई दिया। उसके साथ कई लोग भी इस शादी में डांस करते नजर आए। जबकि कोरोना की वजह से प्रदेश में शादी समारोह के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई भी मास्क पहने नजर नहीं आया। बताया गया जिस आदमी ने वहां गोली चलाई, उसने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए चुनाव भी लड़ा था। गुजरात के जामनगर से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ कार सवार बदमाशों ने एक आदमी की हत्या कर दी। बताया गया कि कुछ दिन पहले मामूली बात पर आरोपियों और इस आदमी के बीच विवाद हुआ था, जिसका खमियाजा उस शख्स को अपनी जान गंवाकर भरना पड़ा। उसकी हत्या की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं, जिनमें वो सड़क किनारे एक कुर्सी पर बैठा दिखा, जिसे सामने की तरफ से आई एक कार ने टक्कर मार दी। इतने के बाद भी वो जमीन से उठा और उस कार तक गया। आरोपी भी कार से नीचे उतरे और फिर उनके बीच हाथापाई हुई। इस बीच उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हत्या का गुना दाखिल किया जाए और तपास चालू है उसके आगे। खबर है कि इस हत्या में पुलिस का एक पूर्व जवान भी शामिल रहा। ग्रीस की राजधानी एथेंस में लोग अपने पालतू कुत्तों को लेकर संसद के बाहर धरने पर इकट्ठा हो गए। वहां की सरकार ने पालतू जानवरों की नसबंदी से जुड़े कानून का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वहां के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। इस प्रस्ताव से नाराज लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ संसद के बाहर आग धमके और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सभी लोग गर्मी में खड़े अपने कुत्तों का ख्याल रखते नजर आए। कोई अपने कुत्ते को पानी पिलाता नजर आया तो कोई प्यार से खेलता दिखा। अपने बेजुबान जानवरों की आवाज बनकर वहां पहुंचे इन लोगों ने शांति से प्रदर्शन किया और सरकार से ये प्रस्ताव वापस लेने की अपील की। कोरोना से जुड़े टूल किट केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गए। पिछले हफ्ते इस मामले में जेपी नड्डा और रमन सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ राज्य के अलग अलग जिलों में 52 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने रमन सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन पूछताछ से पहले ही रमन सिंह और छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई नेता गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए। रमन सिंह जब वहां पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया और नारे लगाते हुए उनकी आरती उतारी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोध प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने पोस्टर और बैनर के जरिए ये जताया कि टूल किट केस में बीजेपी ने कांग्रेस पर जो भी आरोप लगाए वो सही हैं। रमन सिंह ने तो बीजेपी नेताओं पर दर्ज एफआईआर पर छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथ लिया और ये संकेत दिए कि इस मामले में बीजेपी का रुख आक्रामक रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न इनके इस प्रकार के झूठे मामले से इनमें चिंता होने वाली है। वहीं इस मामले में पुलिस के अधिकारी रमन सिंह से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंच गए, जहां रमन सिंह ने उनके सवालों का जवाब लिखित में दिया। तमिलनाडु के मदुरई से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां हवाई सफर के दौरान एक जोड़े ने शादी की और उस शादी में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि आखिर उस जोड़े को हवाई जहाज में शादी करने की इजाजत किसने दी। शादी का जो वीडियो सामने आया उसमें दूल्हा और दुल्हन के अलावा कई लोग विमान में खड़े नजर आए। बताया गया जैसे ही वो विमान मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के ऊपर से गुजरा तो विमान के अंदर शादी की रस्में पूरी की गई। इस दौरान विमान के अंदर कोई भी शख्स मास्क लगाए नजर नहीं आया। ये भी बताया गया कि शादी के लिए इस जोड़े ने स्पाइस जेट के चार्टर्ड विमान को बुक कराया था। हालांकि स्पाइस जेट का कहना है कि उसे विमान के अंदर शादी करने की जानकारी नहीं थी। डीजीसीए ने इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र और दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों ने तैयारियां तेज कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने तो मुंबई में बच्चों के लिए एक बड़े कोविड अस्पताल को बनाने का काम भी शुरू कर दिया, जिसके लिए मुंबई के मलाड इलाके के एक बड़े से मैदान में 24 घंटे काम जारी है। वहां सैकड़ों मजदूर इस अस्पताल को बनाने के काम में जुटे नजर आए। अस्पताल के काम का जायजा लेने के लिए वहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे
और असलम शेख भी पहुंचे। बताया गया कि इस अस्पताल में 2000 से ज्यादा बेड होंगे। साथ ही बच्चों के इलाज के लिए वहां ऑक्सीजन समेत सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो मां को भी उनके साथ रखा जा सकता है। यही वजह है कि इतनी बड़ा जो अस्पताल है ये बनाया जा रहा है। अस्पताल बनाने में देरी ना हो इसलिए वहां मजदूरों की मदद के लिए कई क्रेन भी लगाई गई। आने वाले 25 दिन के अंदर आप यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा फुल फ्लेज एक हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार दिखाई देगा। बताया गया कि मुंबई के 4 बड़े अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने में मदद मिल सके। मुंबई के अलावा दिल्ली में भी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारी तेज कर दी गई। और दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने तो अपने एक स्कूल को ही कोविड सेंटर में बदल दिया। बच्चों के लिए बनाए गए इस कोविड सेंटर के अंदर का माहौल कुछ वैसा ही रखा गया जैसा आमतौर पर किसी क्लासरूम का होता है। बताया गया कि 50 बेड के इस सेंटर में कोरोना के इलाज से जुड़ी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आपात हालात में किसी मरीज को अस्पताल भेजने के लिए वहां एक एम्बुलेंस भी खड़ी नजर आई। चाहे नगर निगम हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वो अब बच्चों को ध्यान में रखकर ऐसे इंतजाम कर रहे हैं ताकि उनका सही ट्रीटमेंट किया जा सके। बताया गया कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के इस कोविड सेंटर में बच्चों के अलावा कोरोना योद्धाओं का इलाज भी किया जाएगा। यहाँ पर हमने कोरोना योद्धाओं के लिए भी 20% बेड्स रिजर्व करे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए इस कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरों के साथ बाकी स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में अपहरण की बढ़ती घटनाओं के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां पिछले 7 दिनों में अपराधियों ने पैसों के लिए 20 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया और लोगों के अपहरण का ये सिलसिला वहां थम नहीं रहा, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग राजधानी अबूजा की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई रास्तों को जाम कर दिया और वहां टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार करने लगे। इस दौरान सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ जलते टायरों से निकल रही आग की लपटें, काले धुएं का गुब्बार और लोगों का हुजूम ही नजर आया। अपहरण की घटनाओं और पुलिस की नाकामी से भड़के इन लोगों ने काफी देर तक सड़कों पर जाम किए रखा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां काफी देर तक बीच रास्ते में फंसी रहीं। बताया गया कि बाद में सेना की मदद से इन लोगों को रास्तों से किसी तरह हटाया गया। से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां हवाई सफर के दौरान एक जोड़े ने शादी की और उस शादी में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में विमानों का संचालन संभालने वाले DGCA ने जांच के आदेश भी दिए कि आखिर उस जोड़े को हवाई जहाज में शादी करने की इजाजत किसने दी। शादी का जो वीडियो सामने आया उसमें दूल्हा और दुल्हन के अलावा कई लोग विमान में खड़े नजर आए। बताया गया कि जैसे ही वो विमान मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के ऊपर से गुजरा तो विमान के अंदर शादी की रस्में पूरी की गई। इस दौरान विमान के अंदर कोई भी शख्स मास्क लगाए नजर नहीं आया। बताया गया कि शादी के लिए इस जोड़े ने स्पाइस जेट के चार्टर्ड विमान को बुक कराया था। हालांकि स्पाइस जेट का कहना है कि उसे विमान के अंदर शादी करने की जानकारी नहीं थी। DGCA ने मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी रिपोर्ट मांगी। हरियाणा के हिसार में कई किसान संगठनों ने 16 मई की घटना के विरोध में जोरदार हंगामा किया। 16 मई को हिसार में पुलिस और किसान संगठनों से जुड़े लोगों के बीच झड़प हुई। उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाकर उस मामले में केस दर्ज कर लिया था। इसी बात से नाराज किसान संगठनों ने कुछ दिन पहले ही हिसार कूच का ऐलान भी कर दिया था। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं की अगुवाई में वहां सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए उन्होंने खूब नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की भीड़ सड़क पर चलती नजर आई, जबकि कई गाड़ियां भी उनके साथ चलती रहीं। न तो सड़क पर चलने वालों के चेहरों पर मास्क नजर आया, न ही गाड़ी में सवार लोगों ने मास्क की परवाह की। 16 मई की घटना से नाराज सभी प्रदर्शनकारी हिसार के लघु सचिवालय का घेराव करने के मकसद से आगे बढ़े। पुलिस ने भी वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। साथ ही अर्धसैनिक बल की कई टुकड़ियां भी तैनात की गईं। यही वजह रही कि गुस्साए प्रदर्शनकारी वहां तक नहीं पहुंच पाए। किसान संगठनों के इस प्रदर्शन के ऐलान के साथ ही पुलिस ने हिसार को छावनी में बदल दिया था, जिस वजह से वहां ज्यादा हंगामा नहीं हो पाया। किसान संगठनों का यह गुस्सा 16 मई की उस घटना पर फूटा जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पहुंचे थे और किसान संगठनों ने उनके विरोध में जोरदार हंगामा किया था। उस हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। बाद में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ किसान संगठनों की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह समझौता हुआ था कि इस प्रदर्शन के लिए किसी भी किसान के ऊपर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन
बताया गया कि बैठक के 3 दिन बाद पुलिस ने करीब 350 लोगों पर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसी बात से नाराज किसान संगठनों ने हिसार कूच का ऐलान किया और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे कई किसान नेता भी वहां पहुंच गए, जिनकी इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक चली बैठक में पुलिस ने 16 तारीख की उस घटना में दर्ज सभी केस वापस लेने पर हामी भर दी। जो हिसार वाला मामला है यहाँ के 16 तारीख वाले मामले और उससे पहले कुछ मामले होंगे, 3-4 केस और उससे पहले, तो 1 महीने के टाइम में पूरे वापसी हो जाएगी। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।